हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। बीएड को पीआरटी से बाहर कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट का ये डिसीजन आ गया है और उसके उपरांत ही बहुत से बच्चे क्या हैं, बहुत से ज़्यादा परेशान हो गए हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि उनको बीएड इस साल उनका कंप्लीट हो गया है और इसी साल क्या हुआ है कि पीआरटी से बाहर कर दिया गया है, तो अब बच्चे हुए परेशान। तो अभी इस वीडियो में आपको समझ में आएगा कि बीएड वर्सेस नेट जेआरएफ, या फिर बीएड अगर आपने कर लिया है तो क्या नेट जेआरएफ आपको करना चाहिए, क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं आपको, क्योंकि पीछे जाने से बेहतर है आप आगे बढ़ जाइए, नेट जेआरएफ करिए। तो बीएड करके परेशान हो रहे हैं तो बिल्कुल भी परेशान मत होइए, ठीक है। अगर टीजीटी के लिए आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भी नहीं बन रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। वही चीज़ है ना, कि मूव ऑन कर जाइए और कंपटीशन से मत डरिए कि भैया नेट जेआरएफ में बहुत ज़्यादा कंपटीशन होगा। जेआरएफ में टॉप के जो 6% बच्चे होते हैं वो जेआरएफ निकालते हैं, तो आप भी आ सकते हो, बशर्ते मेहनत करना होगा। कंपटीशन से नहीं डरना है, क्योंकि लाइफ अगर आपका है तो आपके जीवन में हमेशा कंपटीशन रहेगा, राइट। तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं समझ में आ रहा है तो उसके लिए वीडियो ऑलरेडी बना दिया था मैंने। इस वीडियो के अंत में आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पे वीडियो मिल जाएगा, आप देख लीजिएगा। इस वीडियो को बहुत आराम से देखिए, समझिए, जो कि आपको फ्यूचर में फिर आप गलती नहीं करोगे, राइट। तो नेट आपको करना है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट है, ठीक है। देखो, नेट अगर कोई आर्ट्स है, कॉमर्स है, तो उसके लिए उसको बोलते हैं एनटीए एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है और शेरशार साइंस वालों के एग्ज़ाम कंडक्ट होता है, राइट। जीआरएफ क्या है? जूनियर रिसर्च फेलोशिप। अगर आप जीआरएफ निकाल लेते हैं, टॉप की 6% में आते हैं, तो आपको फेलोशिप मिल जाता है, राइट। तो किसी भी यूनिवर्सिटी से आप पीएचडी में एडमिशन कर लेते हैं, एनरोल कर लेते हैं, तो आपको अमाउंट मिलता है, ठीक है। नेट जेआरएफ मेरिट बेस पे होता है एग्जामिनेशन आपका। जब आप एग्ज़ाम दे देते हो, मेरिट बेस पे आपको बताया जाता है कि आपने जेआरएफ क्वालिफाई किया है या नेट क्वालिफाई किया है। मैंने फिर से कह रहा है कि टॉप के 6% जो रहेंगे वो बच्चे जेआरएफ ले जाते हैं, बाकी लोगों का नेट क्वालिफाई हो जाता है, ठीक है, जो भी कट ऑफ रहता है। अब अगर आपको जेआरएफ आपने क्वालिफाई कर लिया है तो 3 साल के अंदर अंदर आपको एडमिशन लेना होता है, राइट, किसी भी यूनिवर्सिटी में, पीएचडी में, राइट। अदरवाइज़ अगर नहीं लेते हो 3 साल के अंदर तो फेलोशिप प्रोग्राम रद्द हो जाता है। ये ध्यान रखना है। जेआरएफ क्वालिफाई हुआ तो आप एडमिशन एनरोल कर लो अपने आप को। एलिजिबिलिटी क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एलिजिबिलिटी कौन है, कौन कौन नेट जेआरएफ का पेपर दे सकता है, एग्जामिनेशन दे सकता है। जैसे सपोज दैट अगर आपने बीएड कर लिया है, आप पीजी नहीं किए हो, लेकिन पीजी में इस बार जैसे ही आप एनरोल करते हो आप एलिजिबल हो जाते हो। जैसे कोई बीएड वाला बच्चा है तो जैसे ही वो बीएड में एनरोल करेगा अपने आप को, वो एलिजिबल हो जाता है सीटेट के लिए। तो उसी प्रकार से नेट के लिए भी नेट जेआरएफ का पेपर आप दे सकते हो जैसे कि आप पीजी में एनरोल करते हो, राइट। मतलब फर्स्ट सेमेस्टर में ही आप एग्ज़ाम दे सकते हो, तो आप नेट जेआरएफ के लिए तैयार कर सकते हो। अदरवाइज़ अगर आपका मास्टर डिग्री कंप्लीट हो चुका है तो फिर वेल एंड गुड। पीजी करा विद्यार्थी भी नेट का फॉर्म भर सकता है, मैंने ऑलरेडी इसमें समझा दिया है। देखो, पीजी अगर कर रहे हो तो एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना कि 55% आपका होना चाहिए। अन्य वर्ग के लिए 50%, लेकिन जनरल वालों के लिए 55% होना चाहिए। देखो, नेट का एग्ज़ाम आप कभी भी दे सकते हो, मतलब कोई एज लिमिट नहीं है, किसी के लिए भी एज लिमिट नहीं है, ना जनरल के लिए किसी के लिए एज लिमिट निर्धारित नहीं किया गया है। लेकिन जीआरएफ के लिए एज डिसाइड किया गया है। एससी एसटी अगर ओबीसी हैं तो 35 वर्ष तक आप दे सकते हो, जनरल मेल हैं तो 30 वर्ष, और अगर महिला हैं, महिला चाहे वो एससी एसटी ओबीसी हो या जनरल का है, तो उनको भी 35 साल तक दिया गया है। मतलब और पूर्व कोई सैनिक है तो 5 वर्ष छूट है, ठीक है। और एलएम डिग्री वाले को 3 वर्ष की छूट दिया गया है। जब आप फॉर्म का फीस भरते हो, एग्जामिनेशन का फॉर्म, तो यूआर को 1000 रुपये फॉर्म भरना होता है, फॉर्म की फ़ीस है। ओबीसी को 500, एससी एसटी पीडब्ल्यू इनको 250 रुपये, राइट। जब आप जेआरएफ करते हो तो उसमें बेनिफिट्स क्या होते हैं? देखो, टोटल अमाउंट अगर मैं बताऊं तो 25 लाख के आसपास मिल जाता है। अभी तो थोड़ा बढ़ गया है, सुनने में 31,000 से 37,000 मिल रहा है। तो देखो, 5 साल का पीएचडी आप करोगे तो 5 साल में आपको 3 साल जेआरएफ, उसके बाद 2 साल एसआरएफ, सीनियर रिसर्च फेलोशिप, इसके तहत आपको पैसा मिलेगा, राइट। तो टोटल अगर ओवरऑल बात करें तो 25 से 30 लाख आपको मिल जाएगा 5 सालों में। तो मतलब आपको पीएचडी करने में कोई परेशानी नहीं होने वाला है, गवर्नमेंट पूरा सपोर्ट करता है। बट शर्त ये है कि आप कट ऑफ को निकाल जाइए और पास कर जाइए, जेआरएफ आप ले लीजिए, दैट्स इट। हाँ, बहुत बच्चे कहेंगे आसान नहीं, बिल्कुल आसान नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ, मेहनत तो करना ही पड़ेगा, संघर्ष से मत डरिए।
पेपर पे आते हैं, सिलेबस पे आते हैं। ऑनलाइन इसका ऑब्जेक्टिव टेस्ट पेपर होगा, ऑनलाइन होगा, ऑब्जेक्टिव लेवल पे होगा। देखो 2 पेपर होगा प्रश्न पत्र। पहला पेपर जो होगा वो 50 क्वेश्चन का होगा, 100 मार्क्स का होगा। सेकंड पेपर आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड रहेगा, जो भी सब्जेक्ट आप चुनोगे जिसमें आपको पीएचडी करना है, राइट, वो 200 मार्क्स का होगा। टोटल 300 मार्क्स का होगा पेपर, 300 मार्क्स का। 3 घंटे का पेपर होगा। नेगेटिव मार्किंग फ़िलहाल अभी नहीं है, आने वाले समय में अगर बदल जाए, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा एनरोल करेंगे, कंपटीशन बढ़ता रहेगा, तो हो सकता है नेगेटिव मार्किंग करते, बट अभी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो जो आपको आता है वो लगाइए, उसके बाद जय श्री राम। चलिए, मिनिमम एलिजिबिलिटी क्या क्या मार्क्स हो सकते हैं। देखिए, जनरल कैटेगरी के लिए पेपर 1 और पेपर 2 में कम से कम 40% आपको मार्क्स लाना ही लाना है, उससे अधिक लाना है, बट इससे पीछे रहोगे तो फिर आप बनेगा ही नहीं, अब आपको बाहर ही हो जाओगे आप कट ऑफ से। SC ST OBC के लिए 35% लाना चाहिए पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में। पेपर 1 का क्या क्या आता है वो समझ लेते हैं। पेपर 2 तो आप जानते हैं, जो भी आपका सब्जेक्ट रहेगा पीजी में, जैसे कि सपोज दैट मैं पीजी से हिंदी, मेरा पीजी में था तो हिंदी से मैं एग्ज़ाम दूंगा, राइट, तो एक सब्जेक्ट से। पेपर 1 में 10 यूनिट होते हैं, बहुत अच्छे से इनको पढ़ना है। यूनिट 1 में टीचिंग एप्टीट्यूड आएगा, रिसर्च एप्टीट्यूड सेकेंड यूनिट, थर्ड यूनिट आपका है कॉम्प्रीहेंशन। एक एक यूनिट को अच्छे से नोट्स बनाइए, खुद से नोट्स बनाइए और तैयार करिए, कुछ भी पॉसिबल है। यूनिट 4 आपका कम्युनिकेशन है। यूनिट 5 आपका मैथमेटिकल रिसर्च रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड है। यूनिट 6 आपका लॉजिकल रीजनिंग है। यूनिट 7 जो आपका डाटा इंटरप्रिटेशन है। यूनिट 8 ICT है। एंड यूनिट 9 पीपल्स डेवलपमेंट, इन्वॉल्वमेंट एंड हायर एजुकेशन सिस्टम्स, यूनिट 10। तो ये 10 यूनिट को अच्छे से पढ़ना है, बाकी अपने सब्जेक्ट को पे कमांड करना है, जो भी सब्जेक्ट आपका है, हिस्ट्री, इंग्लिश लिटरेचर, हिंदी, राइट। नेट JEE के बेनिफिट्स क्या हैं, क्या क्या फ़ायदे हैं, क्यों करना चाहिए। देखो, आपको पता है PhD आप करते हो तो प्रोफेसर आप बन ही जाओगे, असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं, सीधे प्रोफेसर के लिए भी आप एलिजिबल हो जाते हो, ठीक है। फिर आप प्राइवेट सेक्टर में प्रोजेक्ट असिस्टेंट्स बना दिए जाओगे, राइट, या फिर बहुत सारे आप प्रोजेक्ट असिस्टेंट, बहुत सारे प्राइवेट जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें भी जॉब इसका निकलता है, तो वो जॉब भी आप क्रैप कर सकते हो। रिसर्च एसोसिएट, किसी भी यूनिवर्सिटी में आप रिसर्च एसोसिएट के पद पे जा सकते हो। ईजिली यहाँ पे आपको 50 से 60 हज़ार पेमेंट कर दिया जाता है, राइट। आपको अवेयर रहना है, जब आपका नेट JRF निकल जाएगा तब आप इसको अप्लाई कर सकते हो। प्राइवेट फंडेड आपको प्रोजेक्ट मिल सकता है, राइट। फिलहाल आप एग्जामिनेशन क्लिक करिए, बाकी इन्फॉर्मेशन तो इस चैनल पे आपको मिलता रहेगा। आपके मन में कुछ भी डाउट रहेगा नेट JRF से संबंधित, BEd से संबंधित, तो आप डेफिनेटली कमेंट करिए, आपको रिप्लाई किया जाएगा। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में आपको प्रेफरेंस तो मिलेगा ही मिलेगा, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे मिलेगा। जैसे बहुत सारे पब्लिशर हैं, वो भी चाहते हैं कि कोई विशेषज्ञ, सब्जेक्ट विशेषज्ञ मेरे पास रहे। बहुत सारे कोचिंग संस्थान है, बड़े बड़े कोचिंग संस्थान हैं। अगर आपने PhD कर रखा है तो आप बड़े बड़े कोचिंग संस्थान में, राइट, जो सिविल सर्विस की प्रिपरेशन करते हैं वहाँ भी अप्लाई कर सकते हो। 50-60 हज़ार रुपये ईजिली आपको कोई भी दे देगा, बट हाँ, आपको एक सब्जेक्ट की महारत हासिल होना चाहिए, नेट JRF क्वालिफाई होना चाहिए, राइट। तो फिर वही चीज़ है कि ग्रोथ की बात मत करिए, पहले आप नेट JRF क्लिक करिए, ग्रोथ बहुत ज़्यादा है। तो ये आप बेनिफिट्स मैंने आपको बताएं कि नेट JRF आपको क्यों करना चाहिए। आगे बढ़ जाइए, ठीक है, आगे बढ़ जाइए और तैयारी करिए, क्लियर है। और अगर किसी बच्चे का BEd हो गया है तो PGT की भी तैयारी करिए। अब PGT में आप जानते हो कि एक सब्जेक्ट पे आपको कमांड करना है। जब एक सब्जेक्ट पे आपको कमांड करना ही करना है तो PGT के साथ साथ आप नज़र रखिए नेट JRF पर भी, इसको भी क्वालिफाई करिए। अगर PGT में आपको जॉब लग जाता है तो नेट JRF मत करिएगा, अदरवाइज कंटिन्यू करिए, ठीक है। और अगर किसी का TGT का कॉम्बिनेशन बन रहा है तो वेल एंड गुड, TGT PGT दोनों पे एग्जामिनेशन दीजिए, ठीक है। DSSB में वैकेंसी आती है, अभी वैकेंसी आई हुई है TGT की, राइट। और आर्मी के स्कूल से हैं, नवोदय के स्कूल से हैं, राइट। तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, डरिए नहीं, पढ़िए, ठीक है, क्योंकि बिना पढ़े तो भैया कुछ होने वाला है नहीं। सेशन को लाइक कीजिएगा और कुछ डाउट्स है मन में तो पूछ सकते हो। बेल आइकन सही से प्रेस करिए जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। धन्यवाद।